जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 8वीं क्लास की हिस्ट्री का पहला चैप्टर कब, कहां और कैसे। क्या देखेंगे? कब, कहां और कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पूर्ण जागरण। क्या देखेंगे? पूर्ण जागरण। तो शुरू करते हैं। आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई। कहाँ हुई थी? यूरोप में हुई थी। कहाँ हुई? यूरोप में। यानी कि आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तन, यानी कि आधुनिक युग में जितने भी परिवर्तन हुए उनमें से अनेक परिवर्तन को जन्म देना का काम कहाँ से शुरू हुआ? यूरोप में हुआ। 15वीं शताब्दी में इटली में एक नए आंदोलन का आरंभ हुआ। कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में, जिसको पूर्ण जागरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण जागरण। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15वीं शताब्दी में। और कहाँ हुई थी? तो इटली में हुई थी। इस आंदोलन ने लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने और पहले से चले आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। क्या किया? यानी कि पहले से चले आ रहे प्रथाओं पर प्रश्न उठाने की स्वतंत्रता दी। क्या दी? प्रश्न उठाने की स्वतंत्रता दी। फलतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार हुआ। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा सत्य को जानना। यानी कि पहले क्या था कि कोई बात किसी को बता दिया जाता था, वो मान लेते थे, लेकिन पूर्ण जागरण के बाद ऐसा नहीं हुआ। ऐसा तो उसके बाद क्या किया गया? तो पहले प्रश्न को मन में आता था, उसको प्रयोग करते थे, जब सत्य सिद्ध होता था तब उसको मानते थे। प्रश्न चिन्ह लगाने की इस आज़ादी ने लोगों को अपने ही शासकों के प्रति आवाज़ बुलंद करने के लिए भी प्रेरित किया। यानी कि जो राजा थे उनके भी प्रति आवाज़ बुलंद करने का हौसला मिला कि अब भी हम राजा से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। धार्मिक क्षेत्र में लोग अंधविश्वास पर आधारित आपत्तिजनक प्रयासों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। यानी कि जो धार्मिक प्रथाएं चले आ रही थी उन पर भी लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। व्यापार संबंधों और अन्य संपर्कों के जरिए इस दृष्टिकोण का धीरे धीरे दुनिया के अन्य भागों में विस्तार हुआ। यानी कि जो लोग व्यापार करने जाते थे यूरोप में, वहाँ के जो जागरूक लोगों को धीरे धीरे देख रहे थे, ये लोग भी आकर अपने अपने शहर या अपने अपने देश में लोगों को जागरूक कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे रहने पर तो कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। तो ये भी आकर जागरूक कर रहे थे। इससे क्या हो गया कि ये जो पूर्ण जागरण था ये पूरे देश में धीरे धीरे फैलने लगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं यात्रा, खोज यात्राएं। यानी कि कब किस चीज़ का खोज हुआ, इसका यात्रा किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। तो देखते हैं। सीमित मान्यताओं की सच्चाई जांचने के साथ साथ इस वक्त नई चीज़ों को खोजने के भी काफ़ी प्रयास किए गए। इसी समय अपने इलाके से बाहर की दुनिया के बारे में जानने का भी प्रचलन हुआ। इसके अंतर्गत यूरोप के नाविकों और नौचालकों ने दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचने के प्रयास शुरू किए। एशिया और अमेरिका के देशों तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज भी इन्हीं प्रयासों का परिणाम था। इन प्रयासों से यूरोप के लोग कुछ ऐसे देशों तक भी पहुंच पाए जिनके बारे में उन्हें और दुनिया के बहुत सारे लोगों को भी जानकारी नहीं थी। यानी कि खोज यात्राओं से विभिन्न प्रकार के नए देश उभर के आए, जिसके बारे में ना ही तो दुनिया का कोई देश जानता था कि वो भी एक देश है। इन ऐसे ऐसे देशों का पता लगा। किसकी सहायता से? तो खोज यात्राओं की सहायता से। आपने स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस के बारे में सुना होगा। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि कोलंबस कहाँ का था? तो कोलंबस स्पेन का था। कहाँ का था? स्पेन का। याद रखिए, कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था, जिसने इसी समय यानी कि 1492 ईस्वी में, कब? 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की।
कब की थी? 1492 में। कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज कब की? 1492 में की। याद रखिएगा, कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका महाद्वीप की खोज की। पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा के बारे में भी आपने सुना होगा। उसने 1998 ईस्वी में पुर्तगाल से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की। प्रश्न आ सकता है कि यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने की। कब की थी? 1498 में। चलिए इसके बारे में जो है वास्को डी गामा के बारे में हम लोग इकाई 2 में और भी विस्तार से पढ़ेंगे। नए मार्गों और भूभागों की खोज का एक परिणाम यह भी हुआ कि यूरोप के देशों का इन नए देशों के साथ व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुए। आखिर में आप सोचिए कि कोई भी जो देश के नाविक है इतना पैसा लगाकर क्यों देश को खोजेंगे? खोजेंगे इसके लिए, व्यापार करने के लिए, वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए कि वहाँ के लोग किस प्रकार से रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो था व्यापार था। क्या था? व्यापार। ये लोग नए नए देशों की खोज के लिए निकलते थे कि वहाँ की जो वस्तुएं हैं हम अपने बाज़ार में लाए और उसे बेचें, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। क्या हो सके? ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। चलिए आगे देखते हैं। पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति। इसके बाद हम क्या देखेंगे? पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति। चलिए देखते हैं। पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति के बारे में जानते हैं। इन व्यापारिक संबंधों से यूरोप के व्यापारियों ने बहुत लाभ कमाया। लाभ होने के कारण धीरे धीरे इनके पास पूंजी जमा होने लगी। अब निश्चित है पैसा कमाएंगे, आवश्यकता से ज़्यादा तो क्या होगा? जमा ही होगा। पूंजी जमा होने लगी। इस पूंजी को उन्होंने पुनः व्यापार में लगाया। इस प्रकार 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे पूंजीवाद कहते हैं। इस नई सामाजिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी पूंजीवादियों और श्रमिकों को दो नए वर्गों का उदय। पूंजीपति व्यापार के लिए तैयार होने वाली वस्तुओं के मालिक थे। पूंजीपति कौन थे? जो व्यापार के लिए माल तैयार होता था उसके मालिक है। यानी कि कंपनी में माल बनने के समय ही वो क्या करते थे? उसे खरीद लेते थे। और उनका मुख्य उद्देश्य था मुनाफा कमाना। कोई भी स्वाभाविक रूप से पैसा लगाएगा तो मुनाफा कमाएगा। श्रमिक लोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे और पूंजीपति से वेतन प्राप्त करते थे। पूंजीवाद के विकास के साथ साथ उत्पादक के तरीके में भी परिवर्तन आया। आपको याद होगा कि मध्यकाल में कपड़े जुलाहे अपने हाथों से बनाते थे। आधुनिक युग के कपड़े जुलाहे के अतिरिक्त मशीनों से भी तैयार किए जाने लगे हैं। निश्चित रूप से किसी भी वस्तु का अगर जो मांग बढ़ता है दोस्तों, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए मशीनों का उपयोग किया जा सकता है। आधुनिक युग में कपड़े मशीनीकरण की यह प्रतिक्रिया इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुई। कब हुई थी? 18 सदी के उत्तरार्ध में। और कहाँ शुरू हुई थी? इंग्लैंड में शुरू हुई थी और फिर धीरे धीरे अन्य देशों में भी फैली, जिसे औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। इस वीडियो का यानी कि इस चैप्टर का जितना भी प्रश्न उत्तर है सब आपको करवाया जाएगा। जैसे ही ये पूरा चैप्टर को हम एक्सप्लेन कर देंगे पूर्ण रूप से, तो इसका प्रश्न उत्तर भी हम आप लोगों को करवा देंगे और प्रश्न उत्तर का जो PDF है वो भी आपको मैं दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को इतना ही समाप्त करते हैं।